हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निजर और आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। आज हम करने वाले हैं एक्विवेलेंट फॉर्म। एक चीज ध्यान सुना, मैंने बोला इसको एक्विवेलेंट फॉर्म, कोई इसको एक्विवेलेंट फॉर्म बोलता है, कोई इसको एशेलेंट फॉर्म बोलता है। तो इसके बोलने का अंदाज क्या है उसके ऊपर मत जाइएगा, फीलिंग को समझेगा। दिस इज द फॉर्म दैट इज आई कॉल इट एज अ एक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, आप कुछ भी बोलेगा, कोई और कुछ बोलता है, दैट इज उसको थोड़ा सा साइड पर रखते प्रोनाउंसिएशन को। हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमने उस मैट्रिक्स को एक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है। एंड व्हाट इज दिस एक्विवेलेंट फॉर्म? इसका मीनिंग उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ थोड़ी सी चेंजेस करनी है। चेंजेस करने के बाद वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में आ जाएगी, उस फॉर्म को हम एक्विवेलेंट फॉर्म बोलेंगे। एंड क्या चेंजेस करनी है, कैसे उसकी लुक करनी है, उसके ऊपर चलते। तो मैंने जहां पर आपके लिए लिखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो हम इसको जनरल रीड करते हैं। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास कुछ भी किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, उसके अंदर एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, एम क्रॉस एन इज सेड टू बी इन एक्विवेलेंट फॉर्म। अब इस मैट्रिक्स को एक्विवेलेंट फॉर्म में कब कहेंगे? यदि जो हमारे पास 3 पॉइंट को सेटिस्फाई करते हैं। नंबर 1 दैट इज द 0 रोज ऑफ ए अकर बिलो ऑल द नॉन जीरो रो ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या है? हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके साथ मान लो उसके अंदर 3 रो है या फिर उसके अंदर 4 रोज है। ठीक है, उसके अंदर 4 रो है, हमने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन लगाए, दैट इज अ रो ऑपरेशन। सबसे पहले हम रो एक्विवेलेंट फॉर्म की बात करेंगे। बेटा जी, 2 तरह की एक्विवेलेंट फॉर्म होती है, एक होती है रो एक्विवेलेंट फॉर्म, एक होती है कॉलम एक्विवेलेंट फॉर्म। रो के अंदर सिर्फ रो ऑपरेशन करेंगे, कॉलम एक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर सिर्फ कॉलम ऑपरेशन करेंगे। तो दिस इज द सिंपल फंडा, याद रखिएगा। तो जहां पर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की, इसके अंदर यदि आपके पास 5 रोज है तो मान लीजिए आपने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करे और आपके पास एक जीरो पूरी की पूरी रो खत्म हो चुकी है, 0 0 एंट्री हो चुकी है। तो जो सारी 0 0 एंट्रीज है उसको आपने रिप्लेस करके सबसे नीचे लेकर आना है। तो सबसे पहले पॉइंट किया, दी 0 रोज, जो भी आपके पास 0 रो बन रही उस मैट्रिक्स के अंदर वो सबसे नीचे होनी चाहिए। दैट इज ऑल द नॉन जीरो, जितने भी उसके अंदर नॉन जीरो रो है उन सबसे नीचे उसको कर दो। नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, इतना हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ जीरो सच जीरोस इन द नेक्स्ट रो। इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए आपके पास फर्स्ट रो के अंदर, मतलब हमने बहुत सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन करे, हम कहते हैं ना, हमने लास्ट में भी किया था कि मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर कोई भी जीरो नहीं आई और सेकंड रो के अंदर 1 जीरो होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, फिर उसके बाद 2 जीरो आनी चाहिए, फिर 3, फिर 4, एक ऑर्डर पैटर्न सेट करना है। इसका मीनिंग हमारे पास जो पहली वाली रो है उसके अंदर यदि 1 जीरो आती है, दैट इज अ लेस देन द नंबर ऑफ जीरो इन द नेक्स्ट रो। इसका मीनिंग आपके पास नेचुरली जो नेक्स्ट रो है उसके अंदर जा तो 1 जीरो होगी या फिर 2 होगी, मीन जा तो 1 या फिर 2। उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपके अंदर वो नॉन जीरो आ जाएगी पूरी की पूरी। तो हमने उसके अंदर रिप्लेसमेंट करते करते उसको एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शेप में देना, जहां पर हमारे पास क्या नीचे वाली एंट्रीज जीरो होती है। मीन पहले 1 जीरो आ गए, फिर 2 जीरो आ गए, फिर 3 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 5 जीरो, ऐसे हमने एक ऑर्डर सेट कर देना है। इसका मीनिंग जो हमारे पास द नंबर ऑफ रोज, सेकंड पॉइंट है द नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो। तो उसके अंदर जो फर्स्ट एंट्री होगी नॉन जीरो, उसके आगे जितनी भी जीरो है, मान लो जो सेकंड रो के अंदर 1 जीरो है तो जो उसकी नेक्स्ट रो होगी उसके अंदर 2 होनी चाहिए जीरोस। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर। नंबर 3 पॉइंट, हमारे पास जब हमने सारे के सारे ऑपरेशन कर लिए तो ऑपरेशन करते टाइम हमारे पास मान लो कि हमारी जो फर्स्ट रो है उसके अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो हमारे पास है दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 1। तो जितनी भी आपके पास नॉन जीरो रोज है, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, तो आपकी पहली नॉन जीरो जो एंट्री है इन एवरी नॉन जीरो रो इज 1 होनी चाहिए। उसके बाद एलिमेंट कैसे हमें नहीं देखना है, हम इसे एग्जांपल के साथ करेंगे ऐसे ऐसे, लेकिन हम पहले इसका रूल पढ़ने वाले हैं। सो दिस यदि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो उसको हम रो एक्विवेलेंट फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक्विवेलेंट फॉर्म क्या करते हैं, हम इसको रैंक फाइंड करने के लिए यूज करते हैं कि हमने किसी मैट्रिक्स को एक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, उसके बाद उसके अंदर जितनी भी नॉन जीरो रोज होगी दैट इज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज द रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऐसे ही काम हमने कैसे ऊपर करना, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी सेम काम करेंगे। दी जीरो कॉलम्स जो भी आपके पास होगी वो सबसे कहाँ ऊपर होगी, आपके पास राइट साइड पर होनी चाहिए। तो उसके बाद आपके पास ऐसे पहली कॉलम में 1 जीरो है, फिर 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, उसके बाद फिर से आपके पास हर एक कॉलम के अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो 1 होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम एक्विवेलेंट फॉर्म बोलेंगे। दिस इज द वन थिंग। उसके बाद एक और फॉर्म आती है हमारे पास जिसे बोलते हैं रो रिड्यूस एक्विवेलेंट फॉर्म। रो रिड्यूस्ड वर्ड जहां पर यूज चुका है, जहां पर रिड्यूस वर्ड एंटर हो चुका है, रो रिड्यूस्ड एक्विवेलेंट फॉर्म। और इसको मैंने कहीं एक बुक पर देखा था कि रो कैनोनिकल फॉर्म भी बोल देते हैं।
आप इसके साथ मत जाइएगा, लेकिन मैंने एक बुक में देखा था काफ़ी समय पहले, आप मेरे को मिली नहीं वो बुक वैसे जहाँ पर, तो इसको हम रो कैनोनिकल फॉर्म से नाम से भी जानते हैं, और सिंपली रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म तो आपकी बुक में मिल जाएगा। अब ये क्या होती है, अब इस फॉर्म के लिए जब भी आपने इस फॉर्म के लिए करना तो आपको पहले की 3 शर्तों पर काम करना है, ठीक है। तो ये 3 शर्तें तो आपको करनी है। इसका मीनिंग रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म असल में एक्लन फॉर्म होती है। एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी होती है, वो क्या हमारे पास, इफ अ कॉलम, हमने रो के साथ ऑपरेशन कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास मान लो सेकंड जो रो है उसकी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आपको मिल गई है। सेकंड रो की फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, तो उसके पूरे कॉलम को ऑब्जर्व करें। जब उसका कॉलम ऑब्जर्व करेंगे तो उस कॉलम के ऊपर भी जीरोस होनी चाहिए, नीचे भी जीरो होनी चाहिए। दैट इज द थिंग कि इफ अ कॉलम आपको मिल जाता है कंटेन द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, ठीक है, किसी भी रो की आप बात कर लो, सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी रो की बात कर लो, तो देन एवरी अदर एंट्री इन दैट कॉलम, उसके ऊपर और नीचे जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। इस तरह की फॉर्म को हम रो कैनोनिकल फॉर्म बोल देते हैं। तो आप इतना लिख लो। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, हम जहाँ पर रो रैंक फाइंड करते हैं, रो रैंक को हम जहाँ पर आर से मेंशन कर देते हैं। हम इसके अंदर आपको बोला सकता है कि कॉलम रैंक फाइंड करो, वो भी, और एक रिजल्ट होता है आपके पास रो रैंक और कॉलम रैंक इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल ही होते हैं। ये तीनों सेम ही चलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि आप रो रैंक फाइंड करो, तो आपने उसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है। कॉलम रैंक फाइंड करना तो आपको नहीं, उसको कॉलम एक्लन फॉर्म में रिड्यूस कर लेना है। सिंपली रैंक तो हम कर चुके हैं, तो इसका रैंक इसके इक्वल ही आता है। सो दिस इज द सिंपल फंडा। अब इसी के एग्जांपल के साथ समझते हैं प्यार से, ठीक है। सो मूव टू द फर्स्ट एग्जांपल। आज के फर्स्ट एग्जांपल करते हैं हमारे पास फाइंड दी रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। जब आपको रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स की बात करें तो आपने इसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसे भी हो सकती है और सिंपली ऐसे भी हो सकती है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स टू द एक्लन फॉर्म एंड देन टेल अस द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब रो रैंक बताइए, ठीक है। तो अब किसी भी प्रकार से स्टेटमेंट हो तो हमें इसे अंडरस्टैंड करना, तो हम सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास जो फर्स्ट हमने इसके अंदर जीरो बनाने की कोशिश करनी, एक तरह से डायगोनल की तरह हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री 1 है, जहाँ पर तो 1 मिल गया, यदि 1 नहीं होता तो आप रिप्लेस कर सकते थे, अदरवाइज प्लस माइनस करके जहाँ पर 1 हम जहाँ पर जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे, रो 2 के ऊपर ऑपरेट कर देंगे। कैसे, रो 2 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। रो 3 के ऊपर ऑपरेट कर देंगे, रो 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और जहाँ पर इसके अंदर तो आप एक्सपर्ट हो गए, मेरे को पता है आप सभी बच्चे इसके अंदर एक्सपर्ट हो गए प्लस 2 के अंदर, ठीक है। तो हमने ये 3 ऑपरेशन करने हैं एक साथ। तो हमारी अभी जो मैट्रिक्स बनेगी वो रो इक्विवेलेंट टू दिस होगी, रो इक्विवेलेंट टू दिस। तो क्या बनेगी हमारे पास, फर्स्ट रो एज इट है 2 हमारे पास -1 3, और जहाँ पर हमने क्या ना 4 से मल्टीप्लाई करके करा 0 बन गया। 4 से मल्टीप्लाई करो तो 1 - 8 माइनस का 7, 4 से मल्टीप्लाई करो माइनस माइनस प्लस तो 6 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करा तो जो 1 - 12 माइनस के 11 हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 -6, तो हमारे पास वो नहीं आएगा माइनस का 7। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस जो 4 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 9 हो जाएगा। 2 - 9 तो माइनस का 7 चलेगा। 1 को एज इट माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। इसको एज इट माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, एंड जहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। तो जहाँ तक हमने कर लिया है, तो इसका मीनिंग जो हमारे पास देखिए, जहाँ पर फर्स्ट जो नॉन जीरो एंट्री है हमारे पास, उसके नीचे हमारे पास कितनी है, जीरोज है, ठीक है। इस तरह से मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया। अब इस सेकंड, इसके अंदर तो कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सेकंड इसके अंदर भी एक जीरो है, इसके अंदर भी एक जीरो, इसके अंदर 2 जीरो है, ठीक है। अब हमने कहना है सेकंड टारगेट करना है इस एलिमेंट को, जो नॉन जीरो एलिमेंट है। एक तो इसको 1 बनाना है, उसके बाद इसको 1 बनाने के बाद नीचे जीरो करने हैं। लेकिन जहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर -7 है, जहाँ पर -7, तो पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम अपना काम ले लेते हैं, बाद में इसको 1 बना लेंगे। यदि आप पहले 7 से डिवाइड कर लेते हो फिर आपका फ्रैक्शन आ जाएगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने पहले इसका यूज़ कर लेना है, बाद में इसको डिवाइड करके 1 बना लेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ यहाँ पर R3 पर लगा देते हैं, R3 - R2। इतना करने से हमारा थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। 1 2 -1 3 तो 0 है, -7 है, 6 है, -11 0। अब आप माइनस माइनस आपका 0 हो जाएगा। जहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, जहाँ पर माइनस करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। और नीचे मेरे पास क्या है, 0 0 1 एंड माइनस का 2 है। अब 2 चीज़ें करनी, यहाँ पर ध्यान देना क्या कर सकते हैं जो मेरे माइंड में चल रहा। एक तो इसे हमने क्या करना है,
1 बनाना है तो -7 से डिवाइड कर देना। एक अब इसके नीचे तो 0 है, ठीक है, इसका काम खत्म हो चुका है बिकॉज इसके नीचे 0 ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी। इसका मतलब हम थर्ड रो में मूव करेंगे, जो हमारी फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, इसको 1 बनाना। या तो बच्चे आप इसको 1 बना लो, या फिर आपके पास 1 पहले से इसको रिप्लेस कर लो ऐसे आगे पीछे, बिकॉज इसके अंदर भी 2 जीरो है, इसके अंदर भी 2 जीरोज है। मान लीजिए जहाँ पर 3 जीरोज होती फिर आप इसको रिप्लेस नहीं करना था, बिकॉज हमें नीचे ज़्यादा जीरो चाहिए होती है। तो आपके पास 2 स्टेप है, तो आप ऐसे कर लो, रिप्लेस नहीं करना तो मैं इसको -2 से डिवाइड करके 1 बना लेता हूँ, तो जहाँ पर मेरा ठीक चल जाएगा। बिकॉज जहाँ पर 4 है तो जो हमारे पास फ्रैक्शन नहीं बनेगी, तो 2 ऑपरेशन लगाएंगे हम यहाँ पर। तो हम जहाँ पर आगे लिख लेते हैं आगे, ठीक है। एक ऑपरेशन हम लगाएंगे R2 के ऊपर, उसको हमने -1/7 R2 कर देना है। -7 से एक हम लगा लेते हैं R3 के ऊपर, ठीक है, उसको हमने -1/2 R2 3 कर देना है। तो जो हमारे पास 2 ऑपरेशन चलेंगे, -2 से डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास जो एक्विवेलेंट फॉर्म बनेगी वो बनेगी 1 2 -1 3 बन जाएगी। जहाँ पर आप 0 है हमारे पास, -7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, -7 से डिवाइड करेंगे तो -6/7 आ जाएगा, -7 से डिवाइड करेंगे तो 11/7 आ जाएगा। फिर 0 0 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट 0 0 चलेगा। और जहाँ पर -2 को -2 से करा प्लस का 1 और इसको -2 से करा तो जो माइनस का 2 हो जाएगा। नीचे हमारे पास 0 0 1 -2 पहले से है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास है। अब देखिए हमारा ऑर्डर सेट हो रहा है कि क्या जो रो एक्विवेलेंट फॉर्म में बन रहा है। देखिए फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर कोई जीरो नहीं है, लेकिन फर्स्ट एंट्री कैसी है, नॉन जीरो है। इसके अंदर एक जीरो है जो कि इससे ज़्यादा है, इसके अंदर मतलब कोई जीरो नहीं थी, तो इसके नेक्स्ट वाले में इससे एक ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो हमारे पास है। और इसकी फर्स्ट एंट्री भी हमारे पास 1 है। अब इसके जो नेक्स्ट रो है उसके अंदर जा तो एक जीरो होती, यदि मतलब ऐसा हो सकता कि हम बना नहीं पाते उसको, इन दैट केस। अदरवाइज हमारे पास क्या है, उसके अंदर 2 जीरोस तो है, इसके अंदर एक जीरो है, इसके नेक्स्ट वाली में इससे ज़्यादा जीरोस होनी चाहिए, तो उसके अंदर 2 है। और साथ में जो नॉन जीरो एंट्री है बेटा, यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री के ऊपर फोकस करा हूँ, दैट इज़ 1, तो ये हमारा चल रहा। अब इस 1 के साथ इसे जीरो बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली हम बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, R4 के ऊपर R4 -R3 कर देंगे। एक एग्जाम्पल में सब कुछ क्लियर करने वाले हैं आपका, ठीक है। कोई और एग्जाम्पल की आपको शायद आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। सो 1 2 -1 3 आपके पास 0 1 -6/7 एंड जहाँ पर 11/7 है, जहाँ पर 0 0 1 एंड -2। अरे बेटा R4 -R3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 0 -2 माइनस प्लस, तो जी हमारे पास पूरे के पूरे 0 बन चुकी है। क्या बात है। अब हमारा पूरा का पूरा ऑर्डर सेट हो चुका है। वैसे तो हमें यहाँ पर 3 जीरो बनाने थे, लेकिन 4 हमारी 4 जीरो बन चुकी। अब पूरी की पूरी डेफिनेशन को स्टडी करो। उन्होंने बोला था कि जो मैक्सिमम आपके पास या फिर आपके पास पूरी की पूरी जीरो रो है वो सबसे डाउन होनी चाहिए, जैसे हमारे पास सबसे डाउन जीरो रो है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपके पास जो ऑर्डर है नंबर ऑफ जीरो का वो कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इसके अंदर 1 जीरो है, फिर 2 जीरो है, फिर 4 जीरो है, तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ये भी हो चुका है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपके पास जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री वो 1 होनी चाहिए, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, इसके अंदर तो नॉन जीरो एंट्री नहीं है। तो दिस इज द रो रिड्यूस फॉर्म हमारे पास हो चुकी है, विच इज रो एक्विवेलेंट फॉर्म। तो इसको बोल सकते हैं विच इज रो एक्विवेलेंट फॉर्म, ठीक है। अब इसका रैंक कितना होता है, तो देयरफॉर हमारे पास जो इसका रो रैंक होगा कितना होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। इसके अंदर कितनी नॉन जीरो रोज है, हमारे पास किसी की रो में, हमारे पास किसी भी रो में यदि सारे के सारे जीरो है तो उसको जीरो रो बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर एक भी नॉन जीरो एंट्री आ जाए तो उसको हम नॉन जीरो रो बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जे भी नॉन जीरो है, जे भी नॉन जीरो है, जे भी नॉन जीरो, तो हमारे पास 3 नॉन जीरो रो है। तो देयरफॉर रो रैंक इसका कितना होगा, 3 होगा। एंड हेंस आप सिंपल भी लिख सकते हो कि यदि आपको रैंक ऑफ ए पूछा हो तो वो रैंक ऑफ ए कितना होगा, हमारे पास 3 होगा। सो जो एक्विवेलेंट फॉर्म इट इज हेल्प अस टू फाइंड द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसे हम रैंक फाइंड करने के लिए यूज करते हैं एंड इट इज अ वेरी गुड हमारे लिए, ठीक है। हम इसे रैंक करने के लिए भी फाइंड करते हो। इन फ्यूचर में जो रो एक्विवेलेंट फॉर्म होती है हमें उसको स्टडी करता हूँ लीनियर इक्वेशन के अंदर, वेक्टर स्पेस के अंदर भी हमें किसी टाइम वेक्टर सॉल्व करने पड़ते हैं, ठीक है। और जहाँ फिर हमें लीनियर इक्वेशन के अंदर सिस्टम को सॉल्व करना होता तब भी मैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद उसकी एक्विवेलेंट फॉर्म बना लेता हूँ, बिकॉज उसके हमारे से हेल्प मिलती है। इधर एक्स वाई जेड होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 1 1 है तो हम काफ़ी हेल्प हमें मिल जाती है। सो दिस इज अ 1 में, तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाएगा। तो अब इससे हम क्या सीख सकते हैं, पूरी की पूरी लर्निंग। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होगी आपके बुक के अंदर, उनके अंदर लिखा हुआ कि फाइंड दी रो
रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो आपने ऐसे ही करना है बेटा जी। उनके अंदर लिखा होगा कि रिड्यूस द गिवन मैट्रिक्स टू एक्लोन फॉर्म, ठीक है, रो एक्लोन फॉर्म में रिड्यूस करो और फिर रैंक बताइए, आपने ऐसे ही करना है। आपका और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि रिड्यूस द मैट्रिक्स टू, या फिर फाइंड द कॉलम रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो कॉलम के अंदर आपने खुद से ट्राई करना है बेटा जी। तो कॉलम के अंदर आपने कहना है इस 1 के साथ इस तरह से जीरो बनानी है। तो कॉलम वाइज ऑपरेशन सारे के सारे आपके जितने भी रो ऑपरेशन थे वो सारे के सारे कॉलम ऑपरेशन में आपने ट्रांसफर कर देने हैं। तो कॉलम के अंदर आपके पास पहले नॉन जीरो कॉलम आएगा, फिर 1 जीरो आएगी, फिर 2 जीरो आएगी, फिर मैक्सिमम जीरोस आएंगे। तो वो सारा कॉलम का फंडा आप खुद से एक बार ट्राई करना, ठीक है। ये एक चीज़ हो जाएगी। एक चीज़ और यहाँ पर हैंडल कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, फुल चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा कि यदि आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि फाइंड द रो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, और क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि हमारे पास, मैं एक क्वेश्चन देख लूँ हमारे पास कैसा हो सकता है, रिड्यूस टू रो, हाँ यस, इसी क्वेश्चन के अंदर हम सीख लेते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा इसी क्वेश्चन को। अभी हम जहाँ तक फाइनल स्टेप पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, रिड्यूस टू अ रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म, मतलब रो रिड्यूस्ड वर्ड यूज कर दिया, ऐसे कॉलम रिड्यूस भी हो सकता है। अब इसके अंदर क्या था कि हमने सारे के सारे स्टेप वैसे ही करने, तो सबसे पहले तो हमने इसको रो एक्लोन फॉर्म में ट्रांसफर कर लिया। रैंक बताना है तो रैंक को अभी जहां पर छोड़ देते हैं, रैंक को उसने कहा कि इसके बाद में आपने डिस्कस करना है, तो इसको हम हटा देते हैं। तो सबसे पहले स्टेप क्या किया आपने, सेम क्वेश्चन को करना है तो आपने उसको सिंपल रो एक्लोन फॉर्म में लिख कर आना। तो दिस इज अब रो एक्लोन फॉर्म। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक स्टेप और होता है कि हमारे पास जहां पर डेफिनेशन लिखे, मान लो जी हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास कॉलम है, इसके अंदर जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, इसके नीचे सारी जीरो है और इसके ऊपर तो कोई एलिमेंट नहीं है। इसका मीनिंग जी इटसेल्फ सिर्फ अपने आप में एक नॉन जीरो एंट्री है। फिर से सुनना, फर्स्ट रो के अंदर जो आपका फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो अपनी पूरी की पूरी कॉलम में सिर्फ खुद नॉन जीरो होना चाहिए, अपने आप में सिर्फ नॉन जीरो होना चाहिए। सो दिस इज 2। तो ये पूरी की पूरी कॉलम में सिर्फ अपने आप में नॉन जीरो एलिमेंट है। नंबर 2, अब आप यदि सेकंड रो के ऊपर काम करते हैं तो सेकंड रो के अंदर आपने फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को मार्क करना, दिस इज अवर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री। लेकिन इस जब आपने फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री को मार्क कर लिया तो आपने उसकी पूरी की पूरी कॉलम को स्टडी करना है। उसकी पूरी की पूरी कॉलम में वो इटसेल्फ नॉन जीरो होना चाहिए, कोई और नॉन जीरो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं इस 1 को देखता हूं सेकंड रो के अंदर जो मेरा फर्स्ट, इसको हम पाइवोट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, पाइवोटिंग, और इसको हम डिस्टिंग्विश एलिमेंट भी बोलते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री आती है। तो लेकिन यहाँ पर जब हमने सेकंड रो के अंदर काम करा, जो हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री थी, तो इसकी कॉलम के अंदर एक और नॉन जीरो एलिमेंट है, तो हमें उसे जीरो बनाना है, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल वे। जैसे आपके पास जो थर्ड हमारे पास रो चल रही है उसके अंदर ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन जीरो एंट्री है, इसके नीचे तो जीरो लेकिन उसके ऊपर भी हमें जीरो फॉर्म करनी है। दिस इज द सिंपल वे कि जब जहां जहां पर भी आपको किसी भी रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री मिलती है तो उस फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री की कॉलम को आपने स्टडी करना, उस कॉलम के अंदर वो सिर्फ इटसेल्फ नॉन जीरो होना चाहिए। यदि कोई 2 और एलिमेंट प्रेजेंट है तो उनको जीरो कर दो। दिस इज द सिंपल वे। तो सबसे पहले हम इस 1 के साथ इसे जीरो करते हैं, तो जो हमारे पास क्या है, रो ऑपरेशन के साथ ही आपने काम करना। तो हम R1 के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं। R1 के ऊपर कैसे, R1 माइनस, जहां पर तो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, सो -2 इंटू R2 हम कर देंगे। तो पहले स्टेप ये करना, उसके बाद इसके साथ आपने कोई काम करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कैसी बन जाएगी, आपके पास 1 एज इट रहेगा। देखिए यहाँ पर ये तो जीरो कोई फर्क नहीं, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो कितना आंसर आ जाएगा, जहाँ पर इसको देख लेते हैं, -1 तो है हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस के 12/7, तो जो हमारे पास 5/7 आ जाएगा, आसपास 5/7। तो दिस इज 5/7। इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है तो हमारे पास 3 -22/7, तो ये 21 दैट इज -1/7 आपके पास आ जाएगा इस तरह से। तो आपकी जो सेकंड रो है वो एज इट है 0 1 -6/7। कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से तो आप देख लेना जहाँ पर कैलकुलेशन, दैट इज अ माइनर मिस्टेक मे बी हैपन, ठीक है, वो किसी से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपने थोड़ा सा स्टडी करना कि R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये माइनस माइनस प्लस 12/7, जहाँ पर -1 था तो -7 प्लस तो 5/7 चला गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख दो जल्दी से। अब देखिए थोड़ा सा बन रही ना हमारे पास फॉर्म, तो हमारे पास जो फॉर्म है फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, जहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यही थी और ये पूरी की पूरी कॉलम में सिर्फ एक ही नॉन जीरो एंट्री है।
सेकंड रो के अंदर दिस वाज द हमारे पास नॉन जीरो एंट्री। अब पूरी की पूरी कॉलम में जो खुद इटसेल्फ नॉन जीरो है, कोई और नॉन जीरो नहीं है। अब थर्ड की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें ऑपरेशन करने पड़ेंगे, इसके साथ हमें इसे भी ऑपरेट करना पड़ेगा और इसे भी ऑपरेट करना पड़ेगा। तो दो ऑपरेशन कर देते हैं एक साथ। एक कर देते हैं R1 के ऊपर कि R1 माइनस इसको 5/7 से मल्टीप्लाई कर लो R3 को। एक कर लेते हैं इसके साथ R2 के ऊपर R2 इसको 6/7 से मल्टीप्लाई करके उसके अंदर ऐड करवा दो। तो यहाँ पर दो ऑपरेशन लगेंगे एक साथ। तो पहला तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर तो जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको 5/7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ये तो जीरो बन जाएगा। अब इसे देखते हैं, थोड़ा सा मैं स्पेस बना देता हूँ अपने लिए कि हम जहाँ पर कैलकुलेशन कर पाएँ अपनी, ठीक है, खुद की। इसका रैंक कितना था, पहले भी 3 था। अब देखते हैं इसका रैंक कितना आएगा। रैंक हमेशा मैट्रिक्स का सेम ही रहता है, यूनिक रहता है, रैंक चेंज नहीं करता, ठीक है, यदि हम मिस्टेक नहीं करते। अब हमारे पास जहाँ पर पहले से -1/7 था, हम इसको 5/7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करने वाले हैं। तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5/7 से मल्टीप्लाई बोले तो 10/7 बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनेगा 9/7 टाइप। तो दिस इज अवर 9/7। एक बार फिर से देख लेते हैं, 5/7 से मल्टीप्लाई करा तो 10/7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 - 1 तो आपके पास 9/7, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब करते हैं R2 के ऊपर इसी के साथ। तो ये तो जहाँ पर तो जीरो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाँ पर जीरो ने कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन इसको 6/7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करा, ये जीरो हो जाएगा। अब जहाँ पर 11/7 है, इसको 6/7 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 6 से मल्टीप्लाई करा तो 12/7। अरे वाह, ये कितना बन गया आपका -1/7। जो हमारा -1/7 बन गया। तो R3 हमारे पास क्या है, 0 0 1 और -2 है एंड 0 0 0 है। तो दिस इज व्हाट। अब इसको फिर से स्टडी करते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, पूरी की पूरी कॉलम में एक ही है। सेकंड रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, पूरी की पूरी कॉलम में सिर्फ एक ही है। थर्ड रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, पूरी की पूरी कॉलम में जो सिर्फ एक है। और जो फोर्थ रो में हमारे पास नॉन जीरो एंट्री ही नहीं, सो दिस इज व्हाट। तो हम बोलेंगे विच इज द रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म। इसको बोलते हैं रो रिड्यूस्ड एक्लोन फॉर्म, और इसको हम रो कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, एक्लोन फॉर्म, ठीक है। तो इसके अंदर जितनी आपके पास नॉन जीरो रो बची, दैट इज द रैंक। तो देयरफॉर हमारे पास जो रैंक होगा, रो रैंक जिसको हम बोल सकते हैं, ऑफ ए इज व्हाट। कितनी नॉन जीरो रोज है, इसके अंदर नॉन जीरो एंट्री है, इसके अंदर नॉन जीरो एंट्री, इसके अंदर नॉन जीरो एंट्री है। तो हमारे पास 3 नॉन जीरो रोज है, तो इसका रैंक कितना आएगा, हमारे पास 3 आएगा। सो दिस इज वेरी सिंपल। तो कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा लगे तो मेरे को बताना। अभी आपके लिए मैं 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पर होमवर्क दूंगा, आपने मेरे को उनको रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके उनका रैंक बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट आपने बहुत प्यारा सा करना है। काफ़ी बच्चे हैं, लास्ट टाइम भी एक बच्ची ने बहुत अच्छा कमेंट करा था, इतना अच्छा, मतलब क्या बात है। उसके उन बच्चों के कमेंट के कारण ये वीडियो आपके लिए आती है, अदरवाइज इसके ऊपर व्यूज़ तो नहीं आते, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आपके प्यार के सदका मुझे ये करना पड़ता है और हम इसे कंटिन्यू करेंगे यदि आप ऐसे ही अपना प्यार शो करते रहेंगे। सो धन्यवाद इसे देखने के लिए। अभी अपना होमवर्क लिखिए, उसको करिएगा और नीचे बताना, ठीक है। होमवर्क देखिए ध्यान से। रिड्यूस टू ए रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म एंड फाइंड द रो रैंक। तो आपको रो रैंक फाइंड करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। तो एक बात करना, इन 2 क्वेश्चन को तो मैंने देखा बुक में से, इसको तो रो रिड्यूस फॉर्म में चेंज करने के बाद आपने करना। जहाँ पर आपके पास थोड़ी सी छूट दे देता हूँ, इसको आप रो रिड्यूस एक्लोन फॉर्म में मतलब चेंज मत करिएगा, आप सिंपली इसको रो एक्लोन फॉर्म में कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे हमने पहले करा था। रो एक्लोन फॉर्म में करके इसका रैंक बताइएगा। अब इसके जो आंसर आएंगे आपने नीचे बताने कि आपके मैच करते हैं। मैंने देखा कि इसका आंसर 3 दिया हुआ है, इसका आंसर 3 दिया हुआ है, इसका आंसर 3 दिया हुआ है और इसका आंसर 2 दिया हुआ। तो आपने खुद से अपनी मेहनत से, प्यार से, ध्यान से करना, और इनके यदि आंसर आपके इतने मैच करते तो नीचे लिखिएगा 1 2 3 4 सेम ऑर्डर पर, और लिख देना नीचे कि जैसे सर मेरे आंसर जो है वो मैच कर रहे हैं इसके साथ, इसका मीनिंग आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी। तो फिर हम कल नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वेक्टर स्पेस, हम उसके ऊपर चलेंगे। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारे लिए है, तो उसको स्टार्ट करेंगे। तो जहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर डन हो चुका, अपनी सारी नोटबुक कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने होमवर्क और नोट्स सारे के सारे कंप्लीट करिएगा और मेरे को बताना कैसा लगा आपको फर्स्ट चैप्टर की जो हमारी जर्नी थी
तो हमारे पास 9th आई थिंक 11 और 12 दिस द 12 पार्ट है। तो 12 वीडियो के साथ हमने फुल चैप्टर को करने की कोशिश करी। तो अच्छा लगे तो बताना, ठीक है। और अपने जो क्लासमेट है बच्चे, उसको आप यदि मतलब इसको प्रमोट करते हो, मतलब इसको शेयर करते हो वीडियो, कुछ बच्चे अभी न्यू आए मेरे पास, तो मैंने उससे बात करी थी, वो मतलब मेरे से नहीं पढ़ते लेकिन किसी और कॉलेज में है। तो बच्चा यदि आप किसी और कॉलेज में है तो प्लीज़ अपनी क्लास के बच्चों को शेयर करें और देखें कि यदि आपको समझ में लगता है। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आएंगे उतना मेरे अंदर से आएगा। जैसे आजकल नंबर थ्योरी की हर एक वीडियो चल जाती है, एक वीडियो मैं वहाँ पर अपलोड करता हूँ रूटीन में, बिकॉज वहाँ पर अच्छे बच्चे आ चुके हैं जो डेली अपना काम करते हैं और मुझे अपने जो फीडबैक देते हैं। यदि आप भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर भी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एक प्यारा सा कमेंट हो जाए नीचे। चलिए वेट करता हूँ आपके कमेंट की। बाय बाय, टेक केयर, प्यारी सी स्माइल, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।